साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता कृपा शंकर सर। इनसे जानते हैं सर, जिस तरह लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है और देखने को मिल रहा है कि चाहे जो भी सरकारें रही हो, जब भी उनको मौका मिलता है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए वो पीछे नहीं हटती। तो आप हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इस पर आप प्रकाश डालिए सर। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं इन विषयों पे विस्तार से चर्चा करूंगा। देखिए, लोकतंत्र के विषय में अब ये कहा जाए कि लोकतांत्रिक रूप से सरकारें गठित तो हो रही हैं, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से कार्य नहीं कर रही हैं। इस समय तमाम बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिस पे वर्तमान में या पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय के बहुत से न्यायाधीशों ने अपने बहुत से फैसले दिए, लेकिन वही जब न्यायाधीश रिटायर हो गए तो उन्हीं अपने फैसलों के बारे में और उन्हीं सिस्टम के बारे में आलोचनात्मक रूप से व्याख्या करने लगे। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक और बहुत ही शर्मनाक है कि न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसे आदेश पारित किए जबकि वो गरिमा के विरुद्ध था, और रिटायर होने के बाद उन्हीं आदेशों की आलोचना की गई। सर देखने को मिला, जैसे कहा जाता है ना सर कि लोगों को प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय जाते हैं, लेकिन अब तो सर न्यायालय में भी जिनकी संख्या, जो लोग संविधान का विरोध करते हैं, कह सकते हैं कि जो लोग जिनका संविधान पर विश्वास नहीं, वही लोग आज संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, या कह सकते हैं कि जो सिस्टम बनाए हुए है पूरा न्यायतंत्र में, वही लोग बैठे हुए हैं। तो जो निचले तबके के लोग हैं, खास करके SC ST OBC, इनको जो न्याय मिलना चाहिए उस हिसाब से मिल नहीं पा रहा। सर क्या कहेंगे? मैं एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होने के नाते मैंने व्यक्तिगत रूप से कई मामलों को देखा है जिसमें न्यायाधीश के जो चयन की प्रक्रिया है वही पारदर्शी नहीं है। लोग अपने इर्द गिर्द अपने जानने वाले लोगों को तमाम प्रकार का प्रयास करके न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कराने के लिए प्रयासरत रह रहे हैं, और यही व्यवस्था पूरी सिस्टम व्यवस्था को खराब कर चुकी है। लोग चाय की प्याली के साथ जो है नाम तय कर रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। सर देखने को मिला है कि जो लोग हाई कोर्ट को हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज जिनका आप जिक्र कीजिए, बहुत सारे लोग जो ऐसे पदों पर बैठकर ऐसे बयान देते हैं जो समाज में कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम कर रही है। उसमें नाम नहीं लूंगा, आपके ही हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने हाल ही में ऐसा बयान दिया। इसको लेकर आप किस तरह, किस संदर्भ में इस पे बयान कैसे देखते हैं सर? देखिए, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि यहीं के न्यायाधीश एक हुआ करते थे, जस्टिस मार्कंडे काटजू जी। व्यापक पैमाने पर उनको कानून की जानकारी थी, और उन्होंने इस बात को कहा भी कि जब आप न्यायाधीश बन जाइए तो पब्लिक डोमेन से दूर रहिए, आप न्याय करिए लेकिन न्याय की व्याख्या मत करिए, चर्चा मत करिए। पब्लिक सोसाइटी में इस बात की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, इनसे दूरी बना के रखिए। आप अगर न्यायाधीश हैं तो आपके लिए न्यायपालिका, वादी और मुकदमा सर्वोपरि है। सरकार से आपकी दूरी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा दूरी सरकार से होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने को ये मिल रहा है कि न्यायाधीश महोदय का सरकार से नजदीकियां बढ़ जा रही हैं। जी। तो ऐसी सिचुएशन में समाज के लोगों को जो न्याय की उम्मीद करके न्यायपालिका के समक्ष आ रहा है, उसे पूर्ण न्याय मिलने की संभावना दिखाई सर देखने को मिल रहा है कि इससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अपने घर पर प्रोग्राम रखा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे, जिसमें पूजा पाठ का काम देखने को मिला, और ऐसे ऐसे फैसले दिए गए जो आस्था का विषय रहा है। ये बताते हुए न्याय पे उनका मतलब जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उससे ना होकर ये बताया गया कि ये आस्था का विषय है, इसलिए न्याय दिया जाए। तो वर्तमान में वही लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र में अगर आस्था पे, अगर किसी का आस्था का विषय है, उस पर अगर न्याय दिया जाएगा, कितना लाजमी समझते हैं वर्तमान? देखिए, भारत में ये कहा गया है कि भाई धर्म किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, ठीक है। आप स्वेच्छा, आपकी स्वेच्छा है, आप जिस धर्म को मानना चाहें उस धर्म में आस्था रख सकते हैं, उस धर्म का पालन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि दो धर्मों को मानने वाले हैं, लेकिन न्यायाधीश के लिए तो सर्वोपरि है न्याय। वो उसका व्यक्तिगत धर्म है, वो किस धर्म को मानता है वो उसकी व्यक्तिगत वो है, लेकिन उसका सामाजिक रूप से प्रचार और प्रसार किया जाए, ये गलत है। ये भारत जैसे डेमोक्रेटिक स्टेट में इस बात की कोई भी स्थान नहीं है कि इस प्रकार का ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था
भाई कोई किसी मुख्य न्यायाधीश के यहाँ प्रधानमंत्री का आगमन होता है, ये पूर्व निर्धारित है। इसका कार्यक्रम बना होगा, एजेंडा होगा, प्रोटोकॉल होगा, उससे वो अवेयर होंगे, जिसकी आलोचना व्यापक पैमाने पे पूरे भारत में और विश्व में की गई। ये न्याय के लिए एकदम से शर्मसार करने वाला विषय है। उसके बाद उन्होंने ये भी बात स्वीकार किया कि मैंने निर्णय देने से के पूर्व जो है ईश्वर से पूछा। ईश्वर आपका व्यक्तिगत आस्था का विषय है, जबकि जिन मामलों में आपने निर्णय दिया वो बहुत से लोगों के प्रभावित करने वाली चीज थी, इसलिए इस प्रकार का वर्डिक्ट देना पब्लिक उसमें न्यायाधीश को शोभा नहीं देगा। सर, क्या आपको क्या लग रहा है न्याय सिस्टम में क्या जो जो बहुतायत समाज है, एससी एसटी ओबीसी, जिनके पास संसाधन नहीं है और बड़ा उम्मीद लगाए रहते हैं न्याय सिस्टम पे, क्या लग रहा है सर उनके साथ न्याय हो पा रहा है सर? उनके साथ मैं ये मानता हूं, अगर परसेंट वाइज बात करूं तो जनता को ज्यादा समझ में आएगा, 1% भी न्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था है। पहले अगर कोई मामला होगा तो आप जनपद न्यायालय में जाएंगे, जनपद न्यायालय से जो है आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन न्यायालयों के अधिवक्ताओं की फीस को एफोर्ड कर पाए। ऐसी सिचुएशन में उसका न्याय पाने का जो उम्मीद है वो एकदम समाप्त होते दिखाई पड़ रहा है। सर, जो अभी आप बताए कि बहुत सारे जो अभी हमारे जो पीढ़ियां आ रही हैं, क्योंकि अभी हम बहुत ही कम ही देखने को मिलते हैं कि अधिवक्ता है या तो टॉप लेवल के बहुजन समाज के, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग बहुत टॉप लेवल के अधिवक्ता बन पाए हैं। अभी जो आ रही पीढ़ियां, उनको कहीं ना कहीं अब चैम्बर अलॉट कराना और उनको प्रैक्टिस कराने में, वो जाते हैं उन्हीं के साथ कराते हैं और काफी साल लग जाता है। तो इनके लिए आपके पास क्या प्लान है? जो बच्चे बहुजन समाज के, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं और न्यायिक विभाग में आना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, क्या कहेंगे सर? उनके लिए तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि देखिए वो आप तैयारी करिए, पढ़ाई करिए और इस प्रकार से न्यायपालिका में कदम रखिए कि अपने समाज के लोगों को न्याय दिला पाइए। लेकिन दो समस्याएं खड़ी होती हैं, उनके लिए भी उनका जीवन निर्वहन करना है। उसके अलावा न्यायपालिका में यदि आप कार्य कर रहे हैं एज अ एडवोकेट, तो वहाँ के भी तमाम खर्चे हैं। उन खर्चों के विषय में ये कहाँ से वो खर्चे आएंगे जिनको कि आप अफोर्ड करके एक अच्छे न्याय अधिवक्ता बन पाएंगे। समस्या ये है कि आपके पास देखिए आज तो एंड्रॉयड फोन का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, तो आप आसानी से निर्णय पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक अच्छा फोन भी 10,000 रुपए का आ रहा है। अब 10,000 रुपए का फोन रहना और डे टू डे के लाइफ के खर्चे अफोर्ड करना, उसके अलावा न्यायालय में मुकदमे दाखिल करना, जनपद न्यायालय के मुकदमे दाखिल करने की प्रक्रिया कुछ भिन्न है। 2 पन्ने की एप्लीकेशन लिखा, वो 20 साल मुकदमा उसी पे चलेगा। लेकिन हाई कोर्ट का जो मुकदमे हैं या सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे हैं, ये कम से कम 100 पेज के इनकी प्लीडिंग ड्राफ्टिंग होती है। इसके अलावा तमाम जजमेंट्स लगेंगे, तमाम चीजें टाइप होंगी, तो ये सब के खर्चे हैं वो अफोर्ड कर पाना मुवक्किल के लिए और एक जो नए अधिवक्ता हैं उनके लिए बहुत ही विषम परिस्थितियों पर चलना जैसा है। तो ऐसी सिचुएशन में तालमेल बैठा करके चलना और अपने आप को सर्वाइव करना और अपने समाज के लिए कार्य करना, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, जिसमें कि सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टेट की सरकार वेलफेयर में काम करना चाहती है। यदि वो अच्छे अधिवक्ताओं का एक श्रृंखला तैयार कर दे तो समाज में बहुत से ऐसे जो वंचित लोग हैं उनको न्याय पाना आसान और सुलभ हो जाएगा। जी, सर, जिस संवैधानिक विषय की बात हम कर रहे हैं, इसी देश में संविधान बदलने की बात चल रही है, संविधान में संशोधन की बात चल रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाएँगे। कितना संभव लगता है कि सर संविधान में छेड़-छाड़ करके और संविधान को कॉपी पेस्ट बताना और हिंदू राष्ट्र की माँग करना, क्या संविधान की जो आत्मा है उसके साथ छेड़-छाड़ करना नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने संविधान को पढ़ा है, तो उसमें ये दिखाया गया है कि कौन-सी चीज़ किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में लोग ये कहते हैं कि साहब ये संविधान जो भारत का है वो कट कॉपी और पेस्ट है। तो ये कहना सरासर गलत है, क्योंकि कोई भी चीज़ है, किसी भी अच्छी चीज़ का निर्माण हुआ है, जानकारी होना। आप भी यहाँ सड़क बनवा रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ईवीएम मशीन लाया, ये किसी भी यूरोपियन कंट्री में था, यूरोपियन कंट्री फॉलो करती थी। आज आप गए वहाँ देखे, उन्होंने आपको लगा कि हाँ ये भारत के परिप्रेक्ष्य में भी सार्थक और लोगों को जो है सहूलियत प्रदान करेगी, तो आपने उस पॉलिसी को, उन चीज़ों को, उस इक्विपमेंट को, उस मशीनरी को आपने यहाँ पे लाया। बहुत से भारत के जो सैन्य उपकरण हैं, विमान हैं, ये विदेशों से आयातित हैं। तो क्या आप इसको भी नकार देंगे कि नहीं साहब हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे?
नहीं, जो देखिए एक विकसित बनने के लिए, विकसित राष्ट्र बनने के लिए या विकसित राष्ट्र बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उस देश के संसाधन के हिसाब से अन्य देशों से क्या चीजें आयात की जा सकती है और क्या चीज निर्यात किया जा सकता है। भारत बहुत सी चीजों का आयात भी करता है और बहुत सी चीजों का निर्यात भी करता है। उसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा और उस संविधान से उनको ये लगा कि हमारे देश के भारत के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ की जनता के परिप्रेक्ष्य में ये चीजें अगर इम्प्लीमेंट होती हैं तो हमारे देश के लोगों का विकास होगा और उनका विस्तार भी होगा। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे उस पे? तो संविधान के विरोध में जाकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस विषय पे ये कहना उचित होगा कि भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ पे जो सरकार का गठन है वो बहुमत के आधार पर है। तो पार्लियामेंट किसी भी मामले पे निर्णय लेके कानून बना करके कोई भी चीज को परिवर्तित, संवर्धित या शॉर्ट कर सकती है। तो ये कहना लोगों का कि हाँ संविधान ये को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो ये 2/3 बहुमत से संभव है और ऐसा सरकार कर सकती है। तो क्या सर संभव है कि आने वाले समय में जिस तरह बड़ी तेजी से मांग चल रही है तो हिंदू राष्ट्र की तरफ कहीं जाते हुए दिख नहीं रहा कि अब मान लीजिए कि सर उनकी 2/3 हिस्से में अगर उनकी पूरी सरकारें बन जाती हैं तो हिंदू राष्ट्र बना ही देंगे ना सर? तो उसके लिए क्या प्लान है? क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ही कहते हैं संविधान निर्माता कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर नेपाल का उदाहरण ले लीजिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वहाँ की दयनीय स्थिति अलग थी। तो भारत में अगर होता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में फिर तो मुसलमानों क्या होगा, लोगों को डर है ना, तो इस पर क्या है सर? देखिए ऐसा है कि जो बातें चल रही हैं कि हिंदू राष्ट्र और संविधान, तो दोनों ही साथ नहीं चल सकती हैं। अभी संविधान है तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। जब संविधान को समाप्त किया जाएगा तभी हिंदू राष्ट्र आ पाएगा। तो कुछ जो लोग हिंदू राष्ट्र की विचारधारा रखते हैं और संविधान की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग अपनी विचारधारा जो हिंदू राष्ट्र की रख रहे हैं उसको लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। तो इस बात को सोचना पड़ेगा इस देश के लोगों को, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी शक्ति जो है वो मतदाता की शक्ति है। मतदाता जिन्हें चुन के भेजेगी वो सरकार उस प्रकार का निर्णय लेगी। लेकिन मतदाता यदि आप इस प्रकार के लोगों को चुन के भेजते हैं संसद में कि वो हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें, तो वो हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप ऐसे लोगों को चुन करके भेजते हैं जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर सकें, तो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होगी और संविधान जो है अजर और अमर रहेगा। तो कहीं ना कहीं सर आप ये कह रहे हैं कि हम जो मतदाता है, जिनको वोट का अधिकार, संवैधानिक अधिकार मिला है, उसका प्रयोग अगर वो अपने हित के लिए करना चाहते हैं, उनको संविधान प्यारा है, तो संविधान के हित में अगर वोट करेंगे तो संविधान बचेगा। नहीं तो अगर वो संविधान के विरोध में जाकर जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, ऐसे अगर विषयों पर वोट करते हैं तो उनका हक और अधिकार समाप्त होगा और हिंदू राष्ट्र की तरफ चला जाएगा। तो साथियों, सर ने साफ तौर पे बहुत सारे विषयों पे अपनी बात रखी। बातचीत के दौरान सर ने जो बातें कही उस पर आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और ये ऐसे विषयों पर चर्चा होगी सर के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जोहार, नमस्कार।